नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज इन शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत है ही नहीं, उसके बाद भी फिर भी मैं एक प्रयास करूँगा कि मैं बता सकूँ कि वास्तविकता में सर काम क्या कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर, ये नाम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अब अलग ही कीर्तिमान छू रहा है। राबा गोगटे सर के परम शिष्य रहे हैं सर। उनसे उन्होंने अग्निकर्म एवं विद्यकर्म की इस विधा को सीखकर पूरे विश्व में इसका डंका बजा रखा है। उसी विधा से सर सभी को स्वास्थ्य लाभ देने में लगातार लगे हुए हैं। सर की प्रतिदिन भारत का इकलौता ऐसा आयुर्वेद का अस्पताल है जहां पर प्रतिदिन 500 से अधिक की ओपीडी रहती है। जी हाँ, 500 से अधिक की ओपीडी प्रतिदिन की रहती है। इसके अलावा हर हफ्ते बुधवार को 200 से अधिक पेशेंट्स की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। उनको औषधि और उनको भोजन भी वहीं पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है। स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। सर, हम देख रहे हैं जैसे कि अभी आपने इतना विद्यकर्म इस विधा को लगातार समाज में आप प्रचलित कर रहे हैं, उस विधा से लोगों को लाभ दे रहे हैं। लाभ दे रहे हैं इसलिए प्रचलित ऑटोमेटिकली हो रही है। बराबर। अभी हम देख रहे हैं जैसे हम आपका एक काउंटडाउन देखते हैं। आपका काउंटडाउन बड़ा फेमस है वो। उसमें आप नंबर्स आते रहते हैं, बेबीज़ के नंबर आते रहते हैं कि अब इतने हो चुके हैं। अभी तो कुछ तो कितने हंड्रेड्स में है सर अभी? 765। 765 प्लस हो चुके हैं अभी। तो वंध्यत्व में विद्यकर्म किस प्रकार से सहायता कर रहा है? देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस माता पिता को बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे देने के लिए आजकल बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर आए हैं। 10 साल पहले ऐसा था कि एक भी इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं था और लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि बच्चे कैसे पैदा करना है। और अब क्या हो रहा है, ये फास्ट लाइफ की वजह से कंसीव करना ये इट इज़ अ बिग टास्क फॉर कपल्स। इसकी वजह से आईवीएफ हो रहा है, आईयूआई हो रहा है, बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट आ रही है जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स मार्केट में है और वो फेस हो रहे हैं। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट पता होने के बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और इस वजह से लाखों रुपए खर्च करके लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन इसमें आयुर्वेद को भूला जाता है। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा जो है बहुत लंबी ऐसी समझी जाती है, जैसे कि पंचकर्म में 1-1 साल करो, 2-2 साल करो। लेकिन इस सारी चिकित्सा में सहायता देता है विद्यकर्म। विद्यकर्म ऐसी चिकित्सा है, वेदन टू पंक्चर, यानी जैसा कार्डियोलॉजिस्ट है क्या करता है, ब्लॉकेज हुआ है, ब्लॉकेज खाली वो दूर करता है, दैट इज़ अ प्लम्बिंग। एक बेस्ट प्लम्बर है कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही आयुर्वेद में वात दोष जो बताया है वो सारे योनिव्यापन यानी स्त्रियों के इनफर्टिलिटी के सारे कारण का एक ही व्यक्ति है जो है वात दोष है। स्त्रियों में वायु के बिना कोई भी योनिव्यापन नहीं होता, तो इनफर्टिलिटी भी वायु के बिना नहीं होती। इसलिए उत्तर बस्ती या ये आयुर्वेद में वंध्यत्व के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। लेकिन विद्यकर्म ऐसी चिकित्सा है जो गर्भाशय के ऊपर तुरंत उसी दिन उसी समय में हमें बदलाव देखने के लिए काम में आती है। जैसे कि समझो किसी पेशेंट को पीरियड्स नहीं आ रहे 3-4 महीने से, जिसको पीसीओडी ऐसा डायग्नोसिस हो चुका है, लेकिन आयुर्वेद में क्या देखा जाता है, उसको रजक्षय या रजसंग, यानी पीरियड नहीं आ रहा है, ये पीरियड तो खत्म हो गए या वो अटक गए, अवरोध हो चुका है। तो अवरोध दूर करना, जैसे प्लम्बर जो है निकालता है प्लम्बिंग और वो पानी अटका हुआ निकल जाता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट ब्लॉकेज निकाल के ब्लड फ्लो शुरू करता है, वैसे ही हम अवरोधात्मक वायु का अपन वायु का कर्म क्या है, गर्भ आर्तव निष्क्रमण है। आर्तव निकालना है यानी पीरियड निकालना है। अगर वो अवरोध हो चुका है यानी वायु अटक गया है, उसको हम सही करते हैं। इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी जैसे केसेस में हमारा समय बच जाता है और हमें रिजल्ट आ जाता है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में रक्त दोष को वंध्यत्व या स्त्रियों की अन्य कई व्याधियों के लिए दोषी माना जाता है, कहा गया है। तो विद्यकर्म इसमें रक्त शोधन में किस प्रकार से सहायता कर पा रहा है? हाँ, अभी देखिएगा, विद्यकर्म आयुर्वेद में पंचकर्म आया है। व्याधि को कम करना है, जैसे कि कोई मटके में आधा पानी है या पानी का थोड़ा सा हम वेट पार्ट है तो उसको हम पोंछ सकते हैं या मिट्टी डाल के उसको सुखा सकते हैं। लेकिन मटका अगर पूरी तरह से भरा है तो उसको उल्टा ही करना पड़ेगा। वैसे शरीर में अगर दोष ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ औषधि देखिए कम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको शोधन करना पड़ता है। उसको पंचकर्म कहा गया है, शरीर शुद्धि कहा गई है, कोई लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं।
ये करने के लिए वमन है, विरेचन है, नस्य है, 5 प्रकार के जिसको पंचकर्म कहा गया है। उसमें रक्त मोक्षण आया है। और रक्त मोक्षण ऐसी चिकित्सा है जो कई सारी चिकित्सा के फेल्योर के बाद सिर्फ रक्त में बचा हुआ दोष दूर करने के लिए आई है। लेकिन जब बड़ी रक्तवाहिनी दिख रही है हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अवयव है जो अंदर है जिनके ब्लड वेसल तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे आने वाले दोषों के ऊपर काम करने के लिए विद्ध कर्म चिकित्सा आई है। जैसे गर्भाशय है, हमारा इन्फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्भाशय मसल जो है, यूटेरस जो है, आयुर्वेद में बताया गया है कि योनि बताई गई है। और ऐसा सिर्फ यूटेरस के लिए नहीं बताया गया है, पूरी तरह से वजाना से लेके ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब सारा आ जाता है गर्भाशय में, योनि में आ जाता है। और त्रयावर्ता योनि बताएंगे, 3 आवर्त है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और तृतीय आवर्त में गर्भशय्या प्रतिष्ठिता, तो तीसरे आवर्त में गर्भशय्या बैठी है। अब उसके ऊपर काम करने के लिए अलग अलग दोषों के अनुसार हमारे पास चिकित्सा है। लेकिन विद्ध कर्म करने के बाद यूटेरस जिस राउंड लिगामेंट पे बैठा है, यूटेरस के जो भी अलग अलग प्रकार के सपोर्टिव सिस्टम है, क्योंकि पेल्विस के ऊपर एक अवयव बैठा है जहाँ पे वो 50 सेंटीमीटर तक बेबी कैरी कर सकता है, इतना उसका स्ट्रेंथ है। लेकिन पीरियड में आते समय दर्द हो रहा है, वातज दोष है, पीरियड में हेवी ब्लीडिंग हो रही है, पित्तज दोष है, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, अवरोधात्मक संप्राप्ति है, कफज दोष है, कफ पित्तज दोष है, ऐसे दोष ढूंढ के उसकी चिकित्सा करने को आयुर्वेद में बताया है। विद्ध कर्म एक सपोर्टिंग सिस्टम है सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा में, जो विद्ध कर्म करने के बाद ये बाकी चिकित्सा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोकली अगर हमें आज के आज इफेक्ट लाना है तो विद्ध कर्म काम करता है। जैसे 3 महीने पीरियड नहीं आए हैं, वात दोष है, रजोसंग है, पीसीओडी जैसा पिक्चर है, विद्ध कर्म करते पेशेंट बाहर बैठेगा पीरियड आ जाएंगे। कई पेशेंट बाहर बैठने के बाद पैड लेने के लिए चले जाते हैं, तो इतना इफेक्टिव रहता है, जो कि 10-15 दिन से गोली लेके भी पीरियड नहीं आ रहे। तो ये कंडीशन वाइज हमें डिसाइड करके विद्ध कर्म करना एज अ कैटलिस्ट वो काम कर सकता है, इस तरह से स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या यूट्राइन जो सर्कुलेशन होता है, उसको हम इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण मानते हैं। तो क्या विद्ध कर्म जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है उसको सही करने में मदद करता है, उसको सही करता है, जिससे हमको इनफर्टिलिटी में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? देखो, अभी हार्मोनल बोला है तो हार्मोनल के लिए एक एक्सिस बताया गया है, पिट्यूटरी, थायराइड, ओवरिन एक्सिस है, एक दूसरे के ऊपर अवलंबन है। जैसे पीरियड नहीं आया तो वेट बढ़ेगा, थायराइड में भी वेट बढ़ता है, पिट्यूटरी के हार्मोन कम आए हैं तो ओवुलेशन नहीं होता है, तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट बताया है, अगर आपको बच्चा चाहिए, गर्भधारणा चाहिए, सौ मनस्यम गर्भधारणा नाम, मन की कंडीशन अगर अच्छी है, माता वो जो स्त्री है वो खुश है, मन साफ है, मन अच्छा है और उसको कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में गर्भधारणा श्रेष्ठ होती है। तो आजकल तो बेबी नहीं हो रहा है, इतने इंजेक्शन ले लिए, हर पीरियड आ रहा है तो टेंशन आ रहा है, आईयूआई का टेंशन है, इंजेक्टेबल्स का टेंशन है, उसके साइड इफेक्ट का टेंशन है, और लोग पूछ रहे हैं 2 साल होने के बाद पूछ रहे हैं कब बेबी होगा आपको। ये सारे समाज का टेंशन लेके हुए जब स्त्री गर्भवती होना चाहती है तो मन साफ नहीं रहता, तो उसमें भी विद्ध कर्म हम उन्माद के करते हैं, मन की विद्ध कर्म आए हैं, मन शांति के विद्ध कर्म आए हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन रहेगा, पुरुषम वीक्ष, हर एक व्यक्ति को देख के उसका कौन सी तकलीफ है, मन से आ रहा है, हार्मोन नहीं आ रहे हैं, या यूट्रस में तकलीफ है, वो सारा देख के हर जगह के विद्ध कर्म का हम चयन करते हैं। और ऐसा है जैसे कि स्विमिंग पूल सीखते समय हम पहले से उतर नहीं पाते, तो हमारा ट्रेनर हमें धक्का दे के डालता है, वो जो इनिशियल जो पुशअप जरूरी होता है वो विद्ध कर्म से हमें मिलता है, इसलिए रिजल्ट फास्ट आते हैं इसमें। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें इनफर्टिलिटी में आप विद्ध कर्म का चयन करते हैं, जैसे पीसीओएस हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप समझते हैं कि यहाँ पर मेरे को विद्ध कर्म करना ही चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे पीसीओडी कहा आपने, फाइब्रॉइड कहा, लेकिन वो आयुर्वेद में बैठता कहाँ पे है? रसदुष्टि में बैठता है, या आयुर्वेद में मलविकार में बैठता है, या आपको पता है स्त्रियों को यूरिन रोकने की आदत होती है, यूरिन रिटेंशन होता है, और ब्लैडर की यहाँ पे सिस्टाइटिस बन जाता है, और वहाँ पे क्लेद जाना बनने से उसका प्रेशर गर्भाशय पे आता है। गर्भाशय ऐसा अवयव है जिसके आगे सद्य प्राणर मर्म है, जिसको बस्ती कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, और उसके पीछे भी सद्य प्राणर मर्म है, गुद है। ऐसे 2 सद्य प्राणर मर्म के बीच में बैठा हुआ अवयव है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये मर्म के ऊपर होने वाले प्रेशर फैक्टर जैसे सिस्टाइटिस है या पीछे कॉन्स्टिपेशन है, वो दोनों के ऊपर काम किए बगैर आपको बेबी नहीं होगा ही नहीं।
तो ये काम करने के लिए अंगुष्ठ मूल भी काम में आता है। अगर ब्लैडर पे हमारे यहाँ पे पता है शादी होने के बाद सिल्वर रिंग पहनी जाती है, जिसको जोड़वा कहते हैं मराठी में। वो जहाँ पे टच होती है वो शादी के बाद ही क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि शादी के बाद एक्सपोजर इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है, यूरिन रिटेंशन की कंडीशन ज़्यादा होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सिल्वर रिंग पहनाई जाती है, जो शीत है। सोना नहीं पहना जाता कभी, तांबा नहीं, सिल्वर पहनाया जाता है, क्योंकि वो रौप्य धातु शीत है और जहाँ पे टच करेगा वो रहेगा हमारा मूत्राशय का पॉइंट है वहाँ पे, और वो वहाँ पे टच होने के बाद शीत गुण देता है, इसलिए उष्ण विकार कम हो जाता है और कंसीव होने के लिए ईजी हो जाता है। तो वही अंगुष्ठ मूल हम काम में आते हैं। तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, हार्मोनल भी रहेगा, अवयव के अनुसार रहेगा और डाइजेशन के अनुसार भी रहेगा। तो सारा एकत्र हम चिकित्सा करते हैं। ये सारा जो विचार हम कर रहे हैं, ये हम अगर हम वंध्यत्व की बात करते हैं तो हम स्त्रियों पर विचार करते हैं। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष वंध्यत्व पर भी विद्यकर्म काम करता है? हाँ, पुरुष वंध्यत्व में अगर पकड़ेंगे तो सबसे पहले आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो इरेक्शन होता ही नहीं। दूसरा आता है कि स्पर्म में मोटेलिटी नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म अलग प्रकार के वेरिएबल लेके आया है, जैसे कि टेराटोस्पर्मिया है, जैसे कि बाइफिड टेल है या हेड अच्छा नहीं है। तो ये सारे स्पर्म के डिफॉर्मिटी जब लेके आता है उसको टेराटोस्पर्मिया कहते हैं। उसके बाद में स्पर्म आते ही नहीं। जो नॉन सर्जिकल केसेस है, जैसे कि एट्रोपिक टेसिस है, वेरिकोसिल है, ये सब में विद्यकर्म का रोल होता है। शरीर में टेस्टिस है शरीर के बाहर है, क्यों है? क्योंकि उसको 2 डिग्री तापमान कम लगता है। अगर शरीर उष्ण बन गया है तो उष्णता कम करने के लिए भी विद्यकर्म काम करता है, रक्तमोक्षण काम करता है, विरेचन काम करता है। लेकिन लोकली हमें काम करने के लिए टेस्टिस के ऊपर और पेनिस के ऊपर विद्यकर्म आए हैं, जिसके उपयोग से फियर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म जो है, एड्रेनालिन आता है वहाँ पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अपने जल्दी से काम करते हैं और रिजल्ट ज़्यादा सही आता है, सटीक रिजल्ट आ जाता है। अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी हम वंध्यत्व की ही बात कर रहे हैं और जो नवीन वैद्य हैं उनमें एक प्रश्न उठता है, जो आपके लेक्चर सुनते हैं, जो लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आपकी लेक्चर सीरीज से भी बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो आपका वाग्भट वाचन होता है उससे भी सब लोग लगातार सीख ही रहे हैं। तो एक प्रश्न ये लगातार उठता है कि वंध्यत्व में कितनी बार विद्यकर्म करने की आवश्यकता पड़ती है और सटीक तरीका क्या होता है? कई बच्चों में जो पहली बार मान लीजिए किसी ने विद्यकर्म देखा और मर्म के बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उनमें कॉमन सा प्रश्न आता है कि इससे मर्माघात तो नहीं हो जाएगा? बराबर। देखिएगा, जैसे सर्जरी करते हैं ऐसा कहा जाता है कि सर्जरी करते समय आपको इतना एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा भी अगर आप गलत हो रहे हो तो फिर से आप पढ़ो पूरी बुक। आयुर्वेद में ये सिंपल शास्त्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया पढ़ लिया और विद्यकर्म कर लिया, ये भी नहीं है। कोई भी आया और 2-4 पुस्तक पढ़ लिया, 2-4 वीडियो देख लिया और वो कर लिया। ये शल्य कर्म है, अनुशस्त्र है, इसके लिए योग्याभ्यास होना जरूरी है। आपने योग्याभ्यास करना है, किसी वैद्य के यहाँ सीखना है और हर एक प्रकार के डिफरेंट इनफर्टिलिटी के कम से कम 10 पेशेंट को कंसीव होने तक वो देखना है। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। नहीं तो होगा क्या, को विद्या बहुत चलता है, जैसे को आयुर्वेद चलता है। यानी भारत में 1.3 बिलियन लोग हैं तो 1.3 बिलियन लोगों को आयुर्वेद आता है ऐसा लगता है। सारे लोग आयुर्वेद मुझे जानता है। कोई बताता है कि पनीर फूल के साथ डायबिटीज़ कम होगा, कोई बोलता है नीम खाने से होता है। कभी हुआ है नीम खाने से किसी का डायबिटीज़ कम? हाँ, हेल्पफुल होता है, लेकिन ऐसी आयुर्वेद में पुरुषम वीक्ष्य होता है। तो व्यक्ति देख के, हमारा पूरा अनुभव लगा के, उसमें भाग्य साथ में लगा के साधना करने वाले लोगों को ये जल्दी रिजल्ट आता है। सर, आपके इतने सारे केसेस हैं, हो चुके हैं, आपने देखे हैं। अभी 675 तो आप मतलब बच्चे आ चुके हैं इस समाज में आपकी कृपा से। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इस तरह से देखें तो इनफर्टिलिटी से जो महिलाएं जूझ रही हैं उन पर जब विद्यकर्म किया जाता है तो शारीरिक व मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है? मानसिक रूप से उनके विचार किस तरह के हो जाते हैं या शारीरिक रूप से वो किस तरह से एक्टिव होती हैं? उससे को क्या आपको अभी सिंपल एक 3 दिन पहले की केस बताता हूँ। मेरे पास कोल्हापुर से एक डॉक्टर आई, वो खुद न्यूरोलॉजिस्ट है। कंसीव नहीं हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर इतना है, सारा ट्राई कर लिया, इंजेक्शन के सारे साइड इफ़ेक्ट पता थे, सारी ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन घर वालों ने कहा कि आयुर्वेद ट्राई कर ले। फ़ोन किया, मैंने भी अच्छी तरह से समझाया, उनको भी समझ में आया और हमारे पास आई। लेकिन आने के बाद वो स्ट्रेस, कंटिन्यू सर्जरी करना, वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डॉक्टर तो इंसान है भाई,
आने के बाद हमने चेक किया, हमने सिंपल बताया, मैडम आपको ये मन शांति की ज़रूरत है, सौ मनसम गर्भधारणा, इसके ऊपर पहले काम करेंगे। उसके ऊपर उन्माद की विद्या कर्म करते गए, आपको आश्चर्य होगा, उसका हाइपरटेंशन मुझे पता नहीं था, 140 सिस्टोलिक और 100 डायस्टोलिक था। 3 दिन में उसके विद्या कर्म जो मन शांति के लिए उन्माद के विद्या कर्म करते सीधा 130 से 90 आ गया। और उसने कहा कि सर विदाउट टैबलेट मेरा इतना कभी नीचे नहीं आया। तो वो जो अपेक्षाएं रहती है कुछ दिन में उनको जो मिल जाता है रिजल्ट, उससे पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है, और वही हमें इन्फर्टिलिटी में पहला हमारा डोज होता है, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी आने के बाद जो व्यक्ति को कहा जाता है, पत्ते कहा जाते हैं, बाकी जो चिकित्साएं होती है पंचकर्म उत्तर बसी से लेके सारी चिकित्सा करनी होती है। ऐसा नहीं कि ये कोई चिकित्सा सारे आपको डिसीज दूर करेगी, आपको सारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। और उसमें उनको जो 10 साल से रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो 3 महीने में रिजल्ट मिलता है। तो वो आपको विश्वास रख के चिकित्सा करनी होती है। सर कई बार अभी लगभग भारत के क्या विश्व के हर व्यक्ति का जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, उनका एक होता है कि एक काम करते हैं, आयुर्वेद का इलाज करके देख लेते हैं, लाभ हुआ तो ठीक, नहीं तो साइड इफेक्ट तो होना नहीं। लेकिन मेरा मानना है एज अ वैद्य हम उस चीज़ को समझते हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। तो क्या विद्य कर्म में भी कहीं पर कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है? साइड इफेक्ट नहीं होते ऐसा नहीं, साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट जरूर है। बिल्कुल। अगर हम विद्या कर्म से रुके हुए पीरियड ला सकते हैं तो गलत विद्या से रेगुलर आने वाले पीरियड बंद भी हो सकते हैं। जैसे चश्मे के बारे में हम नंबर करवाते हैं, गलत सीक्वेंस हो गया तो नंबर बढ़ जाएगा। तो चिकित्सा रिजल्ट है, गलत हो गई साइड इफेक्ट है। तो हर बार में एक्यूरेसी, सीक्वेंस और परफेक्शन, ये इनका कॉम्बिनेशन करके चिकित्सा करनी होती है। नहीं तो सिंपल ब्लड देख के भी चक्कर आने वाले लोग होते हैं जो चिकित्सा छोड़ देंगे आपकी। तो सारा अनुभव आपको लगाना पड़ता है। अब सर देख रहे हैं लगातार आपके पास विद्यार्थी सीखने भी आ रहे हैं, और भारत के पूरे भारत से ही आपके पास विद्यार्थी आते हैं सीखने के बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भविष्य को लेकर, ये वर्तमान समय की स्थिति है कि आप उस पर रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन सर अगर हम वर्तमान को एक बार साइड में रख के हम भविष्य की संकल्पना अगर करते हैं, तो क्या जो इंटीग्रेटेड जो हम एक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो जो और भी इनफर्टिलिटी के क्लिनिक्स हैं उनमें विद्यकर्म को शामिल किया जा सकता है? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो IVF सेंटर में जाके मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई IVF सेंटर वाले लोग हैं जो कि पेशेंट का मनी कम करना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं और कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है दूर करना चाहते हैं, जैसे कि HCG का इंजेक्शन कंटिन्यूस दे रहे हैं फिर भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद का अगर विद्याकर्म ऐड करते हैं, पहले से तो वहाँ पे सिरिंज है ही, सिर्फ वो विद्याकर्म वाले व्यक्ति जो है, जो हमारे स्टूडेंट है पूरे भारतवर्ष में, किसी को भी आह्वान करके जैसे बुलाया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, पीडियाट्रिशियन को बुलाया जाता है, जैसे विद्याकर्मोलॉजिस्ट को बुलाएंगे और वो विद्या करेगा और आपका ओवुलेशन करवा देगा, आपका बच जाएगा ना पेशेंट का। आपके पेशेंट के हीट के ट्रीटमेंट अभी नॉर्मल पेशेंट को ठीक है, लेकिन अगर पित्त प्रकृति के वाले व्यक्ति को HCG के इंजेक्शन 4 भी जाएंगे तो वो ज़िंदगी भर भूलता नहीं, उसके जो हीट है बॉडी में बनती है, अगर वो बचाता है तो आपका कंसीव रेट बढ़ जाएगा। जो IVF का 100% थोड़ी सक्सेसफुल है, 20% 30% सक्सेसफुल है, 100% नहीं है। अगर विद्याकर्म में ऐड करोगे तो 40% हो जाएगा या 60% हो जाएगा। पुरुषम विक्ष है वो, लेकिन क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ से होगा। उनको समझना होगा ये कर सकते हैं और उसमें एक दूसरे का साथ होगा तो ये ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। सर ADHD या ऑटिज्म जैसे जो व्याधियाँ हैं, तो इनमें विद्याकर्म आपकी किस प्रकार से सहायता कर रहा है? देखो, ये जो ADHD है या ऑटिज्म है, इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया लोगों ने कि अभी मेरा बच्चा ठीक ही नहीं होगा, हम उसको स्पेसिफिक शेड्यूल में डाल देंगे और वो कंटिन्यूसली उसका थेरेपी चलते जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको अलग से स्कूल में डालेंगे। अभी तक आउट ऑफ 4-5,000 500 केसेस को हमने नॉर्मल स्कूल तक लेके गया है। 3 CP वाले पेशेंट की शादी की है नॉर्मल, एक ऑटिज्म वाले की शादी परसों हुई है। मुझे ये कहना है ये किसी ने विजन दी ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर 10 साल के बाद ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो वो उन्हें फ़ायदा नहीं है। जब फर्स्ट डायग्नोसिस होता है 3 इयर्स में, अगर तब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं विद्याकर्म की, विद इन 5 इयर्स
ही विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल। ये ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं दावा करूँगा हर एक केस में रिजल्ट आता है, लेकिन 90% केसेस में हम क्या कहते हैं कि बाकी सारी चिकित्साओं के साथ अगर करेंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल बच्चा ऑटिज़म का लेके जाने तक हमें यश मिलता है। तो एज अ वैद्य ये चीज़ आप भी नोट कर लीजिए खुद के पास भी। अगर आपके पास इस तरह का आता है तो सर ने एक टाइमलाइन भी बताई है, जो जब उसका फर्स्ट आप उसको समझ पा रहे हैं, जब 3 इयर्स में वो आ रहा है, तब से ही अगर आप उसको चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अंत में सर सभी विद्यार्थियों के लिए, श्रोताओं के लिए एक वन वर्ड में अपना मैसेज अगर आप देना चाहें, एक वन लेट उसमें एटा ठीक है। अंत में सर अगर आप हमारे श्रोताओं को या जो नवीन वैद्य हैं उनको आप एक मैसेज देना चाहें कि विद्य कर्म कैसे समाज को बदल सकता है और आयुष मंत्रालय की सहायता से हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार वो उसके बारे में बताइए। एक है कि जो विद्याकर्म है ये शल्य का भाग है और उसको अच्छी तरह से सीखना है। अगर आयुष मंत्रालय है तो ये फर्स्ट ईयर से भी या सेकंड ईयर के सिलेबस में आना चाहिए एक्यूरेटली। हर कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट होता है तो वो सर्जरी के अंडर आता है, तो वहाँ पे ये किया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों ने जो हमारे आयुर्वेद के छात्र हैं जो सीख चुके हैं वहाँ जाके ये ट्रेनिंग लेनी है, इतना ही करना। और एज इट इज़ कोई माइंड लगाना नहीं है, सारा बुक में दिया है। शास्त्र को कोई बदल नहीं सकता, ये शास्त्र आपता है और वो लिखा हुआ है वैसे ही फॉलो करना है। रिसर्च करने की आयुर्वेद को ज़रूरत ही नहीं है, जो लिखा है वो भी करेंगे तो बहुत होगा हमारे कलयुग में आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, विद्य कर्मा एज इट इज। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। और आप इस पॉडकास्ट में आए, सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने ये प्रश्न थे, जिनके मन में अलग अलग सवाल थे, उनका उत्तर उन्हें मिल चुका होगा। और लगातार सर की सीरीज आती रहती हैं, उनमें अलग अलग बातें आती रहती हैं, उनसे सीखिए, सर से मिलिए, अलग अलग चीज़ें आप सीख सकते हैं। आयुर्वेद को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेद से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। नमस्कार।